पे मुझे अपनाया नहीं गया है और वहां से मुझे निकाल दिया गया है। मैं कहां जाऊं? उन्नीस जनवरी 1990 की वो खौफनाक रात जिसने कश्मीरी पंडितों के जीवन को तबाह कर दिया। अपनी जड़ों से उन्हें कटना पड़ा, अपनी जमीन, अपने दरिया, अपने लोगों से जुदा होना पड़ा। 32 साल बाद उनके जख्म फिर से हरे हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ज्यादा दुखदाई इसलिए भी थी क्योंकि पंडितों को आतंकियों से ज्यादा अपनों ने जख्म दिया। दोस्त दुश्मन बन बैठा, जिन पर भरोसा किया वही कातिल बन बैठा। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश के अलग अलग हिस्से में रह रहे कश्मीरी पंडितों के दर्द को फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने एक बार फिर हरा कर दिया है। मरुधरा में भी कई कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे हैं। घाटी से अलग हो चुके इन लोगों के जहन में आज भी बसा है कश्मीर, लेकिन साथ ही भूले नहीं भूलती अपनों का धोखा। जोधपुर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के दर्द को सुनिए, महसूस कीजिए। अपने ही देश में दर दर की ठोकर खाने वाले कश्मीरी पंडितों की तकलीफ। हमारे दर्द को समझने में सब लोगों को 32 साल लग गए। यहाँ पे मुझे अपनाया नहीं गया है और वहां से मुझे निकाल दिया गया है। मैं कहां जाऊं? कश्मीरी पंडितों के दर्द की सच्ची गवाही। सबसे पहले तो हमारे जो दर्द है वो ये कि हमारे दर्द को समझने में सब लोगों को 32 साल लग गए। ये सबसे बड़ा दर्द है। कश्मीरी पंडितों के पीड़ा पर छलका दर्द। मैं पिछले तीन जनरेशन से यहाँ पे रह रहा हूँ। न तो मुझे पूरी तरह से यहाँ पे अपनाया गया है। मुझे आज भी यही कहा जाता है कि आप कश्मीरी पंडित ही हैं। न तो मैं यहाँ का हूँ न मैं वहाँ का हूँ। मैं किस जगह का हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनाया नहीं गया है और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। मैं कहाँ जाऊँ? कश्मीर से पलायन की दर्दनाक दास्तान। हमने कभी भी 32 डिग्री टेम्परेचर से आगे नहीं देखा था और हम एट ए टाइम हम 49-50 डिग्री में आ गए। और मैं करीब 8 साल विस्थापित कैंप में रहा हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो टोटली विस्थापित कैंप में रही है। हमने स्कूलिंग वहाँ पर ही की है, तापती धूप में, जहाँ पर हम एक सीलिंग फैन भी नहीं लगा सकते थे। दिल में दफन दर्दनाक दास्तां को किया बयां। कभी कभी तो सुन के बुरा लगता है, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो भी, उनकी दर्द को हम कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो भी उस त्रासदी से निकल चुके हैं। लोगों का हुआ कत्लेआम। सुनिए दिल का हाल। अभी भी हमारे साथ में ऐसी ये तकलीफ़ है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसे आज भी अपने ही देश में ये देखना पड़ता है कि मुझे करना क्या है, या मेरी खुद की जगह कौन सी है, जो आज भी हम डिसेबल्ड ही कहे जाते हैं खुद के ही देश में। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। मौत के डर से घर पहचान छोड़ने की मजबूरी। क्योंकि आज जो लोग 30 साल से हमारे घरों पे कब्जा करे बैठे, क्या वो हमें आसानी से वहां आने देंगे? क्या वो चाहेंगे कि हम वहां जाकर रहने लग जाएं? वो कभी भी नहीं चाहेंगे। कश्मीरी पंडितों का 30 साल का दर्द। और 12 में से कम 10 मकानों को जला दिया गया। आज भी हमारी जो प्रॉपर्टी है चलो वहाँ पर ही है, लेकिन हम अपने प्रॉपर्टी में जा नहीं सकते। हमारे पास मकान था वो जला दिया, हम टेंटों में रहने के लिए मजबूर हो गए। वहाँ से लेके जोधपुर में आ गए। 19 जनवरी की वो स्याह रात। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी मतलब देखो कि कोई कम्युनिटी है जो आज भी पूरे हिंदुस्तान में दर बदर है। पता ही नहीं है, हमारी 40 रिलेटिव है, 40 अलग अलग शहरों में है। ना हम कल्चरली ठीक है, ना हम सामाजिक तौर से ठीक है। हम जैसे जिस गांव में मैं रहता था, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का हूं, हमारे गांव में 200 फैमिलीज तो मोमडन थी, हम मात्र 12 हिंदू परिवार थे। आप मुझे बताइए सामाजिक तरीके से हम क्या करेंगे वहां पर? असहाय थे, असमर्थ थे, कोई नहीं था मददगार। मेन एक जगह से छोड़कर किसी दूसरी की जगह पर आएंगे तो क्वाइट नेचुरल है, आपको पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। जो उस जगह के रहने वाले हैं पहली प्रायोरिटी उनकी रहेगी। तो ऐसे अगर हम कितने भी पढ़ लिख लें तो हम आगे नहीं निकल सकते। अपनों ने दिया धोखा
किसके सहारे लौटे घाटी। बाद आज 32 साल में भी ये हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को, ऐसा नहीं है कि मतलब सबको पता नहीं है, बहुत सारे करीब करीब 90% लोगों को ये पता नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ था। दुनिया भूल जाएगी, हम नहीं भूलेंगे हैवानियत। वो मकान क्या मिलेगा जिसको जला दिया गया, वो मकान क्या मिलेगा? बाकी ज़मीन तो हम छोड़ेंगे नहीं, ज़मीन तो हमको लेनी, वापस लेनी है, 100% लेंगे, क्यों छोड़ेंगे हम ऐसी? ज़मीन तो मिल जाएगी आपको, फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी? आइडेंटिटी चाहिए हमको, हमारे बच्चों को, मतलब हमको कश्मीरी सिखानी है, हमारी बच्चों की आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर। न्यूज़ 18 पर कश्मीरी हिंदुओं की आप बीती। कश्मीर विस्थापित या यूँ कहें कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित जो हुए कश्मीर से ही निर्वासित। यह पीड़ा अब कहीं न कहीं शब्दों और फिल्म के माध्यम से नज़र आ रही है, आम जनता से रूबरू हो रही है। हम जोधपुर में हैं, कुछ ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के साथ में, कश्मीरी हिंदुओं के साथ में, जिन्होंने इस दर्द को जाना है, समझा है और कहीं न कहीं भोगा भी है। क्या है यह पीड़ा और क्या है इसकी त्रासदी, बात करते हैं उन्हीं से। जी विजय जी, क्या समझते हैं इस पूरी कहानी को, इस पूरे दर्द को? सर, सबसे पहले तो हमारे जो दर्द है वो ये कि हमारे दर्द को समझने में सब लोगों को 32 साल लग गए। ये सबसे बड़ा दर्द है, इसे बहुत पहले होना चाहिए। तो हो सकता है अभी तक बहुत कुछ सॉल्यूशंस निकल आते ताकि हमारे जो नई जनरेशन है वो किसी न किसी दिशा में चले जाते। अभी भी हमारे साथ में ऐसी ये तकलीफ़ है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसे आज भी अपने ही देश में ये देखना पड़ता है कि मुझे करना क्या है, या मेरी खुद की जगह कौन सी है, जो आज भी हम डिसेबल्ड ही कहे जाते हैं खुद के ही देश में। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। 4 से 5 दशक आप देख चुके हैं, क्या समझ में आता है कहाँ कमी रह गई? कमी हमारी राजनीति में है। राजनीति जो बहुत पहले से है वो गलत डायरेक्शन में है, उसमें अपीजमेंट पॉलिसी है, उसमें जो वोट बैंक राजनीति के साथ में रहेगा उनकी बात मानी जाएगी। तो इसमें बदकिस्मती यही है कि अगर कोई ख़ास एक वर्ग किसी राजनीतिक दल के साथ में रहेगा उनकी बात मानी जाएगी, और जिनके साथ में अत्याचार होता है उनकी बात गिनी नहीं जाती है, भले ही वो मेजॉरिटी में है लेकिन उस जगह पे माइनॉरिटी में है। जैसे हम लोग कश्मीरी में, हम हिंदू हैं, पूरे देश भर में हिंदुओं की जनसंख्या अच्छी है लेकिन कश्मीर में हमारी जनसंख्या बहुत छोटी है, इसलिए हमारी बात मानी नहीं जाएगी। लेकिन जहाँ उनकी मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है लेकिन उनकी बात मानी जाती है। यही एक बड़ी त्रासदी है कि हर कोई गलत काम करने में बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी आँख कानी कर लेती हैं। क्या वजह राजनीति ही है या उसके पीछे कुछ मंशा, इच्छा शक्ति भी? मैं कौल साहब की बात को ही आगे ले जाना चाहूँगा दवे साहब। मैं पिछले तीन जनरेशन से यहाँ पे रह रहा हूँ, न तो मुझे पूरी तरह से यहाँ पे अपनाया गया है। मुझे आज भी यही कहा जाता है कि आप कश्मीरी पंडित ही हैं। न तो मैं यहाँ का हूँ न मैं वहाँ का हूँ। मैं किस जगह का हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनाया नहीं गया है और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। मैं कहाँ जाऊँ? इसमें राजनीति की इच्छा शक्ति आज भी नहीं है कि वो चाहते हैं कि आज भी जो कश्मीर से जो पलायन किए गए लोग हैं वो वापस जाएं, वहाँ जाके बसें। आज की दशा वैसी नहीं है कि हम वहाँ जा सकते हैं और रह सकते हैं, क्योंकि आज जो लोग 30 साल से हमारे घरों पे कब्जा करे बैठे हैं, क्या वो हमें आसानी से वहाँ आने देंगे? क्या वो चाहेंगे कि हम वहाँ जाकर रहने लग जाएं? वो कभी भी नहीं चाहेंगे। आज उसकी जगह अगर आप भी होते और बहुतायत में होते तो आप भी नहीं चाहते कि जिस घर में हम 30-32 साल से कब्जा करे बैठे हैं वहाँ कोई आदमी आके वापस उस घर से हमें निकाल दे, तो शायद वो भी नहीं होगा। तो जब तक वहाँ पे कंडीशन वैसी नहीं होती, सरकार की इच्छा शक्ति पूरी तरह से नहीं होती कि हाँ हमें जो कश्मीरी विस्थापित हैं उनको पूरा वापस निर्वासन वहाँ पे करना पड़ेगा, जब तक ऐसी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक वहाँ पे ना तो कोई वापस मरने कोई नहीं जाएगा। क्या कुछ मन में, जहन में ये विचार आता है जब ये सब घटनाक्रम देखते हैं, सुनते हैं, ऐसी बात सामने आती है कि क्या कुछ नहीं हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो आपके परिवार, आपके पूर्वजों ने भोगा है? क्या मन में विचार आता है? कभी कभी तो सुन के बुरा लगता है, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो भी
उनकी दर्द को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भी उस त्रासदी से निकल चुके हैं। तो हम उस वक्त पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन हमको समझ में आ सकता है थोड़ा बहुत कि हम उनके चेहरे को देखते हैं, समझते हैं, तो दुख तो होता ही है, क्योंकि हम भी उन्हीं जनरेशन से आते। दुख होता है लेकिन समझ लेते हैं। कभी ये पीड़ा या कभी ये इच्छा होती है कि ये हमारा घर है, वहाँ हमें जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए, या जो वायलेंस कभी कभी सुनने में आता है उसको लेकर के क्या मन में बात आती है? एक संगठन को के साथ, मतलब जो हमारे जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके साथ जो बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा जो विस्थापन हुआ है वो हुआ है 4 मई 90 में, तब मैं 16 साल का था। उसके बाद हम जम्मू में आए, हमने कभी भी 32 डिग्री टेम्परेचर से आगे नहीं देखा था, वो हम एट ए टाइम हम 49-50 डिग्री में आ गए। और मैं करीब 8 साल विस्थापित कैंप में रहा हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो टोटली विस्थापित कैंप में रही। हमने स्कूलिंग वहाँ पर ही की है, तापती धूप में, जहाँ पर हम एक सीलिंग फैन भी नहीं लगा सकते थे। बहुत हार्डशिप्स देखी है हमने कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सिर्फ गवर्नमेंट का फेलियर है कि हमारा माइग्रेशन हुआ है। उसके बाद आज 32 साल में भी ये हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं है। मैक्सिमम लोगों को, ऐसा नहीं है कि मतलब सबको पता नहीं है, बहुत सारे करीब 90% लोगों को ये पता नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ था। आज जो इस फिल्म के माध्यम से अगर बात करें, इस फिल्म के माध्यम से बात करें तो कहीं ना कहीं बात आम जन तक पहुंची है, और इस आम जन ने इस दर्द को समझने की कोशिश की है। यही वजह है कि फिल्म में लगातार जो कुछ दिखाया जा रहा है लोग उससे सरोकार रख रहे हैं। क्या बात है? मैं आपको बताता हूँ, हमारे मकान में सर करीब 10 कमरे थे, और हमारा मकान कम से कम 100 फीट लंबा था। उस मकान को 92 में उनने जला दिया था। मेरा कसूर क्या है कि मैं इतने बड़े मकान को छोड़ के मैं एक टेंट में जो 10 बाई 10 का भी नहीं था, उसमें मुझे मजबूर हुआ 9 साल रहने के लिए, 8 साल रहने के लिए, जहाँ मेरी सिस्टर्स, मतलब जहाँ बेड भी नहीं लगा सकते, एक मेहमान आता था तो हमको परेशानी होती थी। इससे इस शर्मिंदा होना पड़ता था। इससे ज़्यादा त्रासदी क्या हो सकती है? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी जाग जाओ, अभी भी मतलब देखो कि कोई कम्युनिटी है जो आज भी पूरे हिंदुस्तान में दर बदर है। पता ही नहीं है, हमारी 40 रिलेटिव है, 40 अलग अलग शहरों में है। ना हम कल्चरली ठीक है, ना हम सामाजिक तौर से ठीक है। हम जैसे जिस गांव में मैं रहता था, मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का हूं, हमारे गांव में 200 फैमिलीज़ तो मोमडन थी, हम मात्र 12 हिंदू परिवार थे। आप मुझे बताइए सामाजिक तरीके से हम क्या करेंगे वहाँ पर? और 12 में से कम 10 मकानों को जला दिया गया। आज भी हमारी जो प्रॉपर्टी है, चलो वहाँ पर ही है, लेकिन हम अपने प्रॉपर्टी में जा नहीं सकते। हमारे पास मकान था, वो जला दिया। हम टेंटों में रहने के लिए मजबूर हो गए। वहाँ से लेके जोधपुर में आ गए। मन में ये इच्छा होती है कि वो मकान मुझे वापस मिलना चाहिए। वो मकान क्या मिलेगा? जिसको जला दिया गया वो मकान क्या मिलेगा? बाकी ज़मीन तो हम छोड़ेंगे नहीं, ज़मीन तो हमको वापस लेनी है, 100% लेंगे। क्यों छोड़ेंगे हम ऐसी? ज़मीन तो मिल जाएगी हमको। फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी? आइडेंटिटी चाहिए हमको। हमारे बच्चों को, मतलब हमको कश्मीरी सिखानी है। हमारी बच्चों की आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले तो बच्चों की आइडेंटिटी नहीं, ये अपने ही क्लासरूम में जब इसे हम इसके दूसरे जो सहपाठी हैं जो इसको पूछते हैं, भाई तेरा क्या नाम है, ये जब कोल बताता है तू कौन है, तो ये अपने ही देश में जोधपुर के अंदर खुद को आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहा कि भाई मैं भी इसी देश का हूँ। बस यही है कि मैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसकी आइडेंटिटी है। वहाँ कोल कहती ही समझ जाते हैं कि भाई ब्राह्मण आदमी है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। और जब मेन एक जगह से छोड़कर किसी दूसरी की जगह पर आएंगे तो क्वाइट नेचुरल है, आपको पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। जो उस जगह के रहने वाले हैं, पहली प्रायोरिटी उनकी रहेगी। तो ऐसे अगर हम कितने भी पढ़ लिख लें तो हम आगे नहीं निकल सकते। उम्मीद यह की जा रही है कि केंद्र सरकार और राजनीति करने वाले लोग इस विषय पर अवश्य ध्यान दें और गौर फरमाएं। कश्मीरी पीड़ितों के, कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द है उसे कहीं ना कहीं समझ पाएं। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हमारे दर्द को समझने में सब लोगों को 32 साल लग गए।
यहाँ पे मुझे अपनाया नहीं गया है और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। मैं कहाँ जाऊँ? पूरे देश के साथ साथ जयपुर में भी प्राइवेट गाड़ी मालिकों के बीच BH सीरीज की मांग बढ़ती जा रही है। जो भी नई गाड़ी खरीद रहा है उसकी कोशिश है कि उसे एक यूनिक राष्ट्रीय नंबर प्लेट मिल जाए ताकि दूसरे राज्यों में जाने आने पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। भारत सीरीज का नंबर किन किन लोगों को मिल सकता है, आइए जानते हैं जयपुर के जिला परिवहन अधिकारी राजीव त्यागी से। इस 4 स्टेट में उनके ऑफिसेज होना चाहिए ताकि उनका औचित्य सिद्ध हो। इनका आपको फ्रीक्वेंटली अलग अलग स्टेट में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी कंडीशन ऐसी है, कई स्टेट बिल्कुल एडजॉइनिंग है। आप हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान आते हैं तो एडजॉइनिंग फ्रीक्वेंटली मूवमेंट होता है, तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनका बिल्कुल निर्बाध परिवहन होता रहे, उसके लिए बेसिकली है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर, पैरामिलिट्री, आर्मी पर्सनल्स वगैरह के उनके लिए। BH सीरीज के नंबर के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये पुरानी गाड़ियों के लिए जारी नहीं हो सकता। साथ ही एक ही प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी ये नंबर नहीं मिल सकता। जहां तक इसके टैक्स की बात है तो ये दूसरे सीरीज के नंबर से कहीं ज्यादा है। और इसमें टैक्स में 3 स्लैब हैं, अप टू 10 लाख 1 लाख से 9,99,000 तक के लिए 8% है पेट्रोल व्हीकल के लिए। देन 10 से 20 लाख तक, 10 लाख से 20 लाख तक 10% है। देन अबाउट 20 लैक्स 12% है। और इसमें अगर ये है पेट्रोल व्हीकल के लिए, अगर डीजल व्हीकल है देन 2% एक्स्ट्रा है उसका, उस OTT का। और इलेक्ट्रिकल है तो 2% कम है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। इसमें ये 2-2 साल के लिए दिया जाता है और इस 7 ईयर के मल्टीपल में आपको डिपॉजिट करना हर 2 साल के लिए जमा होता है। जयपुर में अब तक 259 प्राइवेट गाड़ियों के लिए भारत सीरीज के नंबर जारी हो चुके हैं और इस नंबर के लिए सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बाबर ने बांटी मिठाई इसलिए मौत आई, मार दिया बाबर का गुनाह तो बताओ। बीजेपी को वोट तो इसमें क्या खोट, बाबर को क्यों मारा? बताओ ना, बताओ। इसके दर्द को समझिए। बगल में पति का शव पड़ा है और सामने जीवन का अंधेरा। ये बोल भी नहीं पा रही है। पति के कातिलों का नाम गिनवा रही थी तो कंठ रुंध गए। भाई भी बोलते वक्त रोने लगा। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद थाना रामकोला में गया, उसके बाद DM साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है। प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आरोप है कि लाख मिन्नतों के बावजूद नीचे से ऊपर तक किसी अधिकारी ने बाबर की जान बचाने की कोशिश नहीं की। मरने के बाद अब हर कोई इंसाफ और कानून की बात कर रहा है। किसी को भी कानून से किसी तरह का भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरी गांव का है। यहां का बाबर आलम बीजेपी का समर्थक था। उसने बीजेपी को न सिर्फ वोट किया बल्कि उसके लिए प्रचार भी किया और जब बीजेपी जीत गई तो उसने मिठाइयां भी बांटी। इस वजह से उसके पड़ोसी नाराज थे। 10 मार्च से ही तनाव बरकरार था, लेकिन बात बढ़ गई 20 मार्च को, जब अपनी दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। इससे पड़ोसी गुस्सा गए और हमला कर दिया। धर्म के आधार पर राजनीति जो है कहीं से भी उचित नहीं है और जो भी धर्म की राजनीति करते हैं वो इसी तरह की घटिया हरकत को आगे बढ़ाते हैं। पड़ोसियों के हमले में घायल हुए बाबर को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान ही 25 मार्च की रात बाबर की मौत हो गई। बहुत दुखद और ये निर्मम हत्या है। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको आजादी है। घटना सामने आने के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट
ट्वीट किया गया कि यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुशीनगर के कटघरही गांव के श्री बाबर जी की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सच्चाई है कि मॉब लिंचिंग है ये। ठीक सुन रहे हैं आप, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है बाबर आलम और हर छोटी बड़ी खबर पर शोर मचाने वाले विपक्षी दलों। पाकिस्तान में विपक्ष